Hello students. So today in the chapter of solutions, we are going to discuss the topic solubility. So as we have already discussed about solubility, what is solubility? Yes, it is maximum amount of solute that can be dissolved in fixed amount of solvent at a particular temperature. ये हमारी solubility है जो हमें क्या बता रही है that is what is maximum amount of solute and of course it is temperature dependent. अब हमें जो solubility डिस्कस करनी है that we have to discuss for liquid solution. अब liquid solution क्या था? Liquid solution था हमारे पास in which there are three category solid in liquid कि जो हमारा solvent है वो liquid phase में present है liquid in liquid and the third category here it is gas in liquid. इन तीनों कैटेगरी में हम सबसे पहली एग्जांपल जो पिक करने लगे हैं वो हम क्या पिक करने लगे हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करने लगे. सो कीप ऑन नोटिंग डाउन द मेन पॉइंट्स इन द कॉपी. अब जब हम सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली जरूरी क्या है that every solid does not dissolve in a given liquid. It means जरूरी नहीं है कि आपने जिसको डाला वो डिसॉल्व कर जाए. अब इसको डिस्कस करने से पहले कि कौन से सॉल्यूट्स इजीली डिसॉल्व करते हैं और नहीं करते तो हमने पहले कुछ टर्म्स डिस्कस करनी है. द फर्स्ट टर्म इज डिसोल्यूशन. तो keep on marking main points in your NCERT and write down in your copies also. तो डिसोल्यूशन क्या है कि जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो कुछ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व करता है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती है और इस डिसोल्यूशन मींस व्हेन समथिंग सॉलिड इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इसको हम यूज करते हैं डिसोल्यूशन. और यही अगर अपने पास कोई टर्म हो जैसे हम कहते हैं कि जब हमने सोल्यूट पार्टिकल्स को डालना शुरू कर दिया तो जो आपके पास कंटेनर है उसमें क्या हुआ जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं कोलाइड एंड दे गेट सेपरेटेड आउट. इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन. इसका मतलब क्या है कहने का? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है उस कंटेनर में अगर आपने कोई लिक्विड लिया है एंड यू आर एडिंग सम सोल्यूट इन इट तो उस कंटेनर में लिक्विड के अंदर दो फिनोमिनन चल रहे हैं. फर्स्ट फिनोमिनन जहां से आपने शुरू किया वो फिनोमिनन कौन सा चल रहा है हमारे पास दैट इज डिसोल्यूशन कि जो आपने सॉलिड डाला वो डिसॉल्व हो रहा है. पर थोड़ी देर बाद ये जो सॉलिड डालना था ये सॉलिड सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो कुछ सॉलिड सॉल्वेंट में डालने के बाद ये सॉलिड अपने पास क्या है सोल्यूट. ये डिसॉल्व होके क्या फॉर्म कर रहा है इट इज फॉर्मिंग सोल्यूशन. बट सोल्यूशन में से जो सोल्यूट सोल्यूट पार्टिकल्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड दे आर एग्रीगेटिंग. तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड में हो रहा है इसको आप कह रहे हो डिसोल्यूशन. जैसे शुगर डिसॉल्व भी कर रही है और थोड़ी थोड़ी शुगर क्रिस्टलाइज भी कर रही है सॉलिड सेपरेट हो रहा है. पर जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया उस रिएक्शन की स्टार्टिंग में क्या था रेट ऑफ डिसोल्यूशन डिसॉल्विंग इट वाज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. पर धीरे धीरे क्या हुआ एक स्टेज आई
when the two processes occur at the same rate, slowly and slowly crystallization भी बढ़ना शुरू हो गया और एक स्टेज पे rate of dissolution is equal to rate of crystallization। और ये जो पॉइंट आया जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन इक्वल इक्वल हो गए, इसको हम कहते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। एंड एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट हम क्या कहेंगे, वी यूज द वर्ड दैट योर सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? इन विच नो मोर solute कैन बी dissolved। means equilibrium has been achieved, means rate of dissolution is equal to rate of crystallization, or I can use the word, इस जगह पे आपको आपकी concentration किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू solubility। ये solubility के इक्वल हो गई। अब हमारा टॉपिक कंटिन्यू किस पे होता है कि कैसे पता चलेगा विच सब्सटेंस इज मोर सॉल्युबल और विच सब्सटेंस इज लेस सॉल्युबल, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऑफ कोर्स इसमें हम कौन से फैक्टर डिस्कस करने लगे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या है, अबाउट सॉलिड इन लिक्विड। अब सबसे जरूरी पॉइंट जो हमारे पास पहला पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि आपके सल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। माय डियर स्टूडेंट, साथ साथ लिखना जरूर, ऐसे मत छोड़ देना। तो नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट में के लिए हम वापस कहाँ चल रहे हैं, वी आर मूविंग टू द पैराग्राफ नंबर 1। उसने हमें क्या बोला, व्हेन यू पिक sodium chloride and sugar, they dissolve easily in water. Naphthalene and anthracene do not. Naphthalene, you know, घर पे हम naphthalene balls use करते हैं, 2 benzene rings are fused, anthracene में 3 benzene rings are fused। और जब नेप्थलीन और एंथ्रासीन को आप किस में डिसॉल्व कर रहे हो, बेंजीन में, तो सोडियम क्लोराइड और शुगर इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहे। तो इसके लिए हमें लर्न क्या करना पड़ेगा पॉइंट पर, पेपर में हमें इसको एलैबोरेट करना पड़ेगा, दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब लाइक डिसॉल्व्स लाइक में जिनकी इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट की एक जैसी है, दे आर कंप्लीटली मिसेबल। तो अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, दे आर इजिली सॉल्युबल इन वाटर, बट इनको भी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। जब भी कोई आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, देर आर टू एनर्जीज, वन इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो उसके लैटिस, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही, दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉलिड, किसमें स्प्लिट हो गया, सोडियम आयन गैसियस प्लस क्लोराइड आयन गैसियस। पर इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ेगा कौन, तो इसलिए सेकेंड एनर्जी आपके पास कौन सी है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की पिक्चर को वाटर में देखें तो क्या हुआ, ये सोडियम और क्लोराइड आयन दे सेपरेटेड अप, बट हाउ, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसको ब्रेक डाउन करेगा, जो इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको सराउंड करके बैठे। अब ध्यान से सोचो ऐसा क्यों है कि एक तरफ मैंने ऑक्सीजन को आयन के पास रखा है और दूसरी तरफ मैंने हाइड्रोजन को पास रखा है, बिकॉज वाटर क्या है, पोलर, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसलिए विच फोर्सेस आर देयर, इन फोर्सेस का नाम आपको याद होगा, हमने क्या रखा था इन फोर्सेस का नाम, वी हैव रिटन आयन डाइपोल फोर्सेस। तो जो वाटर है
वो आयंस को अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, इसलिए लैटिस ब्रेक हो रहा है. सो द एनर्जीज इन्वॉल्व इज लैटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी. एंड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज सम टोटल ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी. अब ये डिसाइड करेगी कि आपकी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, या क्या है. इफ लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, enthalpy of solution is positive, means endothermic solubility comparatively कम है. और अगर लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी, क्या थी हाइड्रेशन एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ion interact with water. Energy released when 1 mole of ion interact with water. और इस केस में enthalpy of solution क्या होगी? It is equal to negative. तो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए कंपैरेटिवली हाइड्रेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा चाहिए और लैटिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम होना चाहिए. इसीलिए उसने हमें कहा कि जो NaCl है वो वाटर में इजिली डिसॉल्व कर रहा है. अब अगर हम बात करते हैं NaCl बेंजीन में, जो उसने डिस्कस किया, व्हाई इट इज नॉट इजिली सॉल्युबल. ये क्या है? आयनिक. और बेंजीन क्या है? नॉन पोलर. और स्टार्टिंग में आई हैव रिटन वन लाइन दैट सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जब हमने बेंजीन में रखा, दिस इज आयनिक, दिस इज नॉन पोलर. जो न्यू फोर्सेस हैं वो क्या है? वीक हैं. और चार्जेस नॉन पोलर सब्सटेंसेस के साथ इजिली इंटरेक्ट नहीं कर पाते. बेंजीन के अंदर इतनी पावर नहीं कि वो इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को तोड़ सके. और अगर आपके पास नेप्थलीन बॉल्स है, जो नेप्थलीन है वो भी क्या है? नॉन पोलर. दैट इज, दिस इज नेप्थलीन. ये रही एक बेंजीन रिंग. और इन बेंजीन रेडिली सॉल्युबल, क्योंकि दोनों की इंटरेक्शंस नियरली एक जैसी हैं, तो इसलिए दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. So polar solutes dissolve in polar solvents and non-polar solute in non-polar solvent. और इसमें कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंसेप्चुअल आ सकता है. अब शुगर क्यों इजिली डिसॉल्व कर रही है वाटर में? बिकॉज जो शुगर है इसमें क्या हमसे ग्रुप है? OH. सो ये क्या फॉर्म कर रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर. तो शुगर है कोवलेंट, but still it is soluble in water due to hydrogen bonding, like dissolves like. Then उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा आता है? नेक्स्ट फैक्टर वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब जब हम टेम्परेचर के इफेक्ट की बात करते हैं तो हमें वापस जाना पड़ेगा कि हमारी सॉल्युबिलिटी एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक कुछ भी हो सकती है. अब एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वी हैव डिस्कस फॉर आयनिक सब्सटेंसेस. बट अगर आपके पास कोई नॉन पोलर ABCD कोई भी एग्जांपल है, A प्लस सॉल्वेंट, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? इट इज कन्वर्टेड टू सोल्यूशन. तो A आपके पास क्या है? सल्यूट. तो जब भी आप एनर्जी यूज करोगे तो सबसे पहला क्या होगा? सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस विल ब्रेक. उसके बाद अगली कौन सी इंटरेक्शंस पे ये काम करेगा? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस विल आल्सो ब्रेक. और सॉल्यूशन में कौन सी इंटरेक्शंस है? सल्यूट सॉल्वेंट. और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस के लिए हम कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी. सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये तीन फोर्सेस पे डिपेंडेंट है. अगर प्रोडक्ट्स की सॉल्वेशन एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है, रिलीज ज्यादा हो रही है, देन इट इज एक्सोथर्मिक, अदरवाइज इट इज एंडोथर्मिक. सो जो हम बात कर रहे हैं दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि here enthalpy of solution may be positive, that is endothermic, or enthalpy of solution may be negative, that is exothermic.
और इस पे किस प्रिंसिपल को जरूर यूज होगा, ली चैटलेस प्रिंसिपल, जो क्या कहता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट हाई टेम्परेचर। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फिजिबल एट लो टेम्परेचर। इसलिए इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज है। कैटेगरी नंबर वन, अगर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, दैट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये अपने पास सॉल्युबिलिटी है और ये अपने पास टेम्परेचर है, तो ग्राफ रफली सबके लिए अलग अलग होगा, इट वेरी समथिंग लाइक दिस, इट इंक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। एंड इनकी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है इवन फॉर योर ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे पास कौन कौन से आगे, लाइक पोटाशियम नाइट्रेट, KCl, NaCl, एक्सेट्रा। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास कौन सी आ गई, सेकेंड कैटेगरी आ गई, दैट इज इफ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक का क्या कहना है, इफ वी प्लॉट अ सेम ग्राफ, वाई एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टेम्परेचर, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे जा सकता, दैट इज इट्स solubility will decrease with rise in temperature। सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है क्योंकि ली चैटलेस प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपका डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब आपके पास सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सोल्यूशन बन रहा है, और डेल्टा H इसका नेगेटिव है, तो अगर ये रिवर्सिबल है, डेल्टा H नेगेटिव है, तो बैकवर्ड में डेल्टा H पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो किधर मूव करेगा, जिधर भी वो एंडोथर्मिक है, तो सोल्यूट विल स्टार्ट सेपरेटिंग आउट, तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल होती है, जैसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, इनकी सॉल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है। अब ऑब्जेक्टिव के लिए तीसरी कैटेगरी है जिनकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इरेगुलर वेरी करता है, किसी पॉइंट पे एंडो, किसी पॉइंट पे एक्सो। इसका मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी रेगुलरली डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर रही। तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि आप सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ में क्या वेरिएशन हो सकती है, ग्राफ में वेरिएशन ऐसे हो सकती है दैट इट इज समथिंग लाइक, और आई कैन यूज द अनदर इंक, तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। जहां पे ये पॉइंट में ब्रेक आ रहा है, इसका मतलब ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे ये ग्राफ है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इस फेज में कैल्शियम क्लोराइड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब इनकी डेल्टा H की वैल्यू सेम वेरी नहीं कर रही। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ग्राफ फॉर सोडियम सल्फेट। इस स्टेज तक जो अपने पास पहली वाली स्टेज है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक। और अगर मैं दूसरा स्टेज लूं ग्राफ का, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट क्या है, मोनोहाइड्रेट, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, एक्सोथर्मिक। तो पहले ये इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। और ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे ये ट्रांजिशन हो रही है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ये टेम्परेचर है 32.4 डिग्री सेल्सियस। तो टिल 32.4 डिग्री सेल्सियस सॉलिबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, आफ्टरवर्ड इट डिक्रीज।
इसका मतलब जब आपको क्वेश्चन आए राइट डाउन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर स्पेशली ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो कभी ये नहीं लिखना इंक्रीज कर रही है, इट मे इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, और ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तीसरा पॉइंट है अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई खास रोल नहीं है इसके ऊपर। वाई? बिकॉज जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं दोनों इनकम्प्रेसिबल, दे कांट बी कंप्रेस्ड, इसलिए द प्रेशर रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। तो सॉलिबिलिटी तो हमने इंक्रीज और डिक्रीज कर ली, बट अब जब सॉलिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर ली, इसका मतलब जब सॉलिबिलिटी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच गई तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? सैचुरेटेड। और इस पॉइंट से पहले ये सोल्यूशन क्या था? अनसैचुरेटेड, जिसमें आप और सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते थे। और definitely saturation पे equilibrium has been achieved. It means solubility of solid in liquid. Yes, number one, it depend on nature of solute and solvent. Then second point, ये किस पे depend कर रहा है? It depends on temperature. And third point, it depends on pressure. Hopefully this is clear to you. So thanks for watching.